सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेक्शन बी को देखेंगे। ठीक है, सेक्शन बी में हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जन मन। ठीक है, तो जनमन का फुल फॉर्म क्या है? जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, याद करना काफ़ी आसान रहेगा। ठीक है, जनमन इसको कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है? तो इट इज़ अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, एंड इट हैज़ इनिशिएटेड एन इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन फॉर द प्रधानमंत्री अगेन जनमन। ठीक है, दिसंबर 25 को शुरुआत हुआ था। हमारे लिए ज़्यादा जरूरी जानना क्या है यहाँ पे, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, ट्राइबल अफेयर्स है तो फिर एक आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो महाअभियान है कहीं ना कहीं एक ट्राइबल ग्रुप को टारगेट कर रहा है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, द कैंपेन वॉज स्टार्टेड विद एन एम ऑफ रीचिंग 22,000 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। देखो, अगर यहाँ तक पढ़ोगे तो फिर आपको डाउट होगा कि 22,000 पीवीटीजी तो है ही नहीं। तो अगर आप पूरा आगे देखो, मेजोरिटी ट्राइबल हैबिटेशंस, मतलब कि ये 22,000 हैबिटेशन की बात कर रहा है, एंड पीवीटीजी फैमिलीज इन 200 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। सो सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट को नहीं पढ़ेंगे, प्रॉपर डिटेल में जाके देखेंगे। तो बेसिकली 22,000 पीवीटीजी ट्राइबल हैबिटेशन अक्रॉस द कंट्री, अभी थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, अर्लियर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द पीएम जनमन ऑन जनजातीय गौरव दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जनजातीय गौरव दिवस किसके जन्म दिवस पे, मतलब किसके बर्थ एनिवर्सरी पे इसको सेलिब्रेट किया था? दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, आपको बताना है। सो इट इज़ लाइक लॉन्च्ड ऑन 15 नवंबर फ्रॉम खुंती डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। तो बेसिकली तीन चीज़ समझ में आ रही है हमको कि पीएम जनमन का फुल फॉर्म क्या है। पीएम जनमन का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, ये हो गया आपका पीएम जनमन का फुल फॉर्म। इम्प्लीमेंटिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री कौन सी है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। तीन मेन मुद्दा यहाँ पे है, दैट इज इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। एंड लेटर वी हैव टू सी दैट 22,000 जो ट्राइबल हैबिटेशंस अक्रॉस द कंट्री, पर्टिकुलरली द मिनिस्ट्री इज फोकसिंग ऑन दैट एरिया। ठीक है, एंड इट स्टार्टेड ऑन नवंबर 15 फ्रॉम खुंती डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। थोड़ा सा और डिटेल में अगर देखना चाहें, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, बट वी कैन सी दैट। ठीक है, द स्कीम स्टार्टेड विद द टोटल आउटले ऑफ 24,000, जिसमें 15,000 सेंटर ने दिया और 8,500 के आसपास स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। अगेन इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, द अनाउंसमेंट टू दिस इफेक्ट हैड बीन मेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन अगेन इन बजट 2023। ओके, आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। द बजट एलोकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज़ बीन सब्सटेंशियली इंक्रीज फ्रॉम टू 12,461 करोड़, एन इंक्रीज ऑफ 190, ऑलमोस्ट 200% का जंप देखने को मिला है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक कह सकते हो कि नोशन है, बहुत अच्छा एक डायरेक्शन है। ठीक है, अगेन द स्कीम विल कंसंट्रेट ऑन 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस। अब वो क्या है? ओवरसीन बाय 9 लाइन मिनिस्ट्री। मतलब एक तरीके से क्या है ना कि देखो, एक मान लो पीवीटीजी ग्रुप है या फिर एक पीवीटीजी हैबिटेट एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ के, सॉरी बार बार इंडस्ट्री मुंह से निकल जा रहा है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ के बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम इंप्लीमेंट होने होते हैं। पर कई बार क्या होता है कि कुछ एग्जीक्यूशन ना हो जाने की वजह से कुछ मिनिस्ट्रीज़ पीछे रह जाती हैं। मान लो एजुकेशनल मिनिस्ट्री का वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो गया, फिर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का अच्छा हो गया, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री का अच्छा हो गया, बट बाकी और भी चीज़ें हैं वो सारी छूट जाती है। तो इस बार इस मिशन के तहत होने क्या वाला है? The scheme will concentrate on 11 critical intervention overseen by 9 line ministries, ensuring the implementation of existing schemes village inhabited by PVTGs. PVTGs मतलब क्या होता है? particularly vulnerable ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, मतलब जो ट्राइबल ग्रुप में भी काफ़ी वल्नरेबल स्थिति में हो, उनको हम लोग बोलते हैं पीवीटीजी। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। द थीम आई एम सो सॉरी यहाँ पे पीवीटीजी को थोड़ा एक्सप्लेन भी किया है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप क्या होता है? आर मोर वल्नरेबल अमंग द ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, 1960-61 में धेबार कमीशन ने इसको आइडेंटिफाई किया था। पहले इसको पीटीजी बोलते थे, मतलब प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, बट प्रिमिटिव इज़ नॉट गुड वर्ड, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसको रीनेम किया गया, उसको पीवीटीजी कहा गया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हमारे लिए जानने के लिए कि पीवीटीजी सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है। उड़ीसा में इनकी संख्या 13 है आई गेस।
आई गेस नहीं, ये 13 ही है, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश अगेन 12, बिहार झारखंड में 9, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 7, तमिलनाडु में 6, केरल में और गुजरात में 5। मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजी इज इन कि उड़ीसा, ये आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश और बिहार झारखंड में 9 9, ठीक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हैं। जनरली हम मध्य प्रदेश को थोड़ा सा ज़्यादा संख्या अब हमारे दिमाग में चलता है, बट ऐसा नहीं है। बिहार और झारखंड में 9 है, ठीक है। एक ये डेटा देख लेते हैं। करंटली देयर आर 75 सच ग्रुप्स इन 22,544 विलेज। देखो यहाँ पे, एक कनेक्टिंग द डॉट मिल रहा है कि ये जो मैंने अभी आपको बताई कि 22,000 जो हैबिटेशन है वो यही है, 22,544, आई एम सो सॉरी, अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, टोटलिंग अबाउट 28 लाख इंडिविजुअल। अच्छा ये बताओ, ये जो 1 यूनियन टेरिटरी है वो कौन सा है? कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। और जो सही कमेंट करेगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, ठीक है। तो आपको बताना है। हरियाणा प्राइवेट सेक्टर कोटा लॉ के ऊपर एक न्यूज़ है। आपको पता है कि इसको क्वाश कर दिया गया है, ठीक है। इसको पता है आपको, क्वाश कर दिया गया है। सो बेसिकली द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऑन नवंबर 17 क्वाश अ न्यू लॉ इनेक्टेड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट इन 2021 दैट गारंटीड 75% रिजर्वेशन टू लोकल्स, ठीक है, इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स इन हरियाणा, ठीक है। क्या है पहले उसको समझते हैं। हुआ ये था, नवंबर 2020 में हरियाणा असेंबली ने हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल पास किया था, जिसमें ये मैंडेटरी कर दिया गया था किसको? एम्प्लॉयर्स को, मतलब जितनी भी कंपनी है एमएनसी, आप गुड़गांव, फरीदाबाद में आप जानते ही हो, गुरुग्राम, फरीदाबाद और बहुत सारे, रोहतक, मतलब पूरे हरियाणा में जितनी भी कंपनीज़ हैं, बी इट मल्टीनेशनल कंपनी और प्राइवेट कंपनी, जो भी, अगर वो एम्प्लॉयर कैटेगरी में आती हैं तो उसमें 75% जॉब मैंडेटरली लोकल्स के लिए आपको रिजर्व करना पड़ेगा अगर उनकी सैलरी 30,000 से कम है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर 50,000 से ऊपर की जॉब है, 30,000 से ऊपर की जॉब है तो आप उसको रिजर्वेशन से बाहर रख सकते हैं। पर अगर 30,000 से कम की जॉब है तो वो उसमें 75% वहाँ के लोकल लोगों के लिए रिजर्व जॉब रहेगी, विच मेड इट मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉयर्स इन द स्टेट टू रिजर्व 75% ऑफ जॉब्स पेइंग मंथली सैलरी लेस दैन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लेस दैन, कंफ्यूज नहीं होना है, लेस दैन ₹30,000। ओरिजिनली देखो जो प्रपोज किया गया था वो 50,000 को लेके प्रपोज किया गया था। आई एम सो सॉरी, ये कलर नहीं इस्तेमाल करना था। 50,000 को लेके प्रपोज किया गया था, बाद में इस चीज़ को 30,000 पे इसको आगे बढ़ाया गया। द बिल रिसीव्ड गवर्नर्स असेंट ऑन मार्च 2 एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी। कोई बात ही नहीं है अब क्योंकि हाई कोर्ट ने इसको क्वॉश कर दिया है तो ये मुद्दा अब ख़त्म हो चुका है। पर अगेन वहाँ का लोकल पॉलिटिक्स है, ठीक है। हैव एनी अदर स्टेट इनैक्टेड सिमिलर लॉज? ऑब्वियसली महाराष्ट्र में आपको 80% तक का रिजर्वेशन देखने को मिलेगा लोकल्स के लिए, कर्नाटक में 75% के लिए, आंध्र प्रदेश में 75% के लिए, मध्य प्रदेश में 70% के लिए। तो मतलब कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी ये लॉ है। और बिहार में भी 80+% करने की मांग बहुत तेज़ी से चल रही है और वहाँ की गवर्नमेंट इसको करना भी चाह रही है। देखते हैं इन फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस, अच्छा इस न्यूज़ को आप कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इससे आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये न्यूज़ और ये न्यूज़ कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। ऑन द ओकेजन ऑफ जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2023 को द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च 3 की इनिशिएटिव टू इंश्योर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। अच्छा, लास्ट माइल कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर स्कीम डिलीवरी, वही जो मैं ऊपर बात कर रहा था कि देखो 11 एक क्रिटिकल एरियाज़ हैं जहाँ पे 9 लाइन मिनिस्ट्रीज़ मिलकर सारे वेलफेयर स्कीम कहीं ना कहीं प्रोवाइड करेंगे किसको? पीवीटीजीज़ को। देखो पीवीटीजीज़ ना छूट जाते हैं, पीवीटीजीज़ रह जाते हैं, तो उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं, ठीक है। उनके लिए मतलब उनकी एक छोटी सी डेवलपमेंट भी बहुत इम्पैक्टफुल होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। अच्छा, ये 15 नवंबर को ही क्यों चूज़ किया गया? बिकॉज इट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री बिरसा मुंडा। यहाँ पे आप देख सकते हो, श्री बिरसा मुंडा हु रिवर्ड एज भगवान, इनको भगवान बोला था, भगवान बिरसा मुंडा। इनके नाम पे एक एयरपोर्ट भी है। आप बताओ वो एयरपोर्ट कौन से राज्य में है? इन विच स्टेट?
देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप ईमानदारी से इस वीडियो को देख रहे हो और आप वीडियो को तुरंत पॉज करो, वहाँ पे आंसर करो, गलत सही जो भी, बिना गूगल किए आपको जो भी समझ में आ रहा है आप उसको आंसर करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, मेरे पास जो भी जानकारी होगी आपसे मैं साझा करूँगा। ओके, लेट्स गो अहेड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनिशिएटेड द विकसित भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा। द प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप्स PMPVTG डेवलपमेंट मिशन, मतलब एक मिशन है PMPVTG डेवलपमेंट मिशन, एक मिशन है प्रधानमंत्री PM जनमन। जनमन में क्या है? जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। तो और ये क्या है? PMPVTG डेवलपमेंट मिशन। देखो इसमें भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात हो रही है और इसमें सारे जो स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स है, उसको इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। डेवलपमेंट में क्या आ जाएगा आपका? देखो एजुकेशन आ जाएगा, उनका जो हैबिटेशन है वहाँ पर आपके हाउसिंग स्कीम्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना, ये सारी जो योजनाएं होंगी, सड़कें कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। और एक ऐसा अमाउंट जिससे उनका लिवलीहुड या फिर सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे स्कीम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएं, इसलिए PM जनमन अभियान को लेकर लाया गया था, ठीक है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है, इसको देख लेते हैं। द फोकस ऑफ द यात्रा विल बी ऑन रीचिंग आउट टू पीपल एंड क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स ऑफ वेलफेयर स्कीम। समझ गए? मतलब विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये भारत हमारा विकसित कब होगा? जब यहाँ पर आखिरी व्यक्ति भी इससे कनेक्ट हो पाएगा। तो रीचिंग आउट टू द पीपल एंड क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स। देखो बहुत सारी स्कीम्स होती है जिसके बहुत सारी बेनिफिट्स होती हैं, बट इवेंचुअली होता क्या है कि हम उन स्कीम्स को समझ ही नहीं पाते हैं, हम उन स्कीम्स को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे एक्सेस करना है, ये बात हमें पता ही नहीं रहती है। तो इस चीज़ के लिए मिनिस्ट्रीज अपने अपने लेवल पे इसको इंप्लीमेंट करेगी। द प्राइम मिनिस्टर फ्लैग्ड ऑफ IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन वैंस इन खुंती डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, मेकिंग द लॉन्च ऑफ विकसित भारत संकल्प यात्रा। अब PMPVTG मिशन क्या है? अगेन PMPVTG मिशन में क्या होगा? सारा जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होगा इसको इंप्रूव करने की बात होगी। बेसिकली डेवलपमेंट का मतलब यही होता है, ठीक है। इसमें 24,000 करोड़ यहाँ पे यूनियन बजट में बोला गया था। अगेन हम लोग जनमन के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये किन लोगों के लिए है? अगेन इट इज़ फॉर PVTG, स्पेशली दोज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, प्रोवाइडिंग देम नेसेसरी सपोर्ट, डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी टू मेन स्ट्रीम सर्विसेज एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। वर्ल्ड फूड इंडिया मतलब एक प्रकार का बहुत बड़ा एग्जीबिशन हुआ था, ठीक है। उसको इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एग्जीबिशन कहाँ हुआ था? भारत मंडपम प्रगति मैदान में, ठीक है। और इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेजेंट थे, और इसकी क्लोजिंग सेरेमनी में प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट थी, ठीक है। तो बेसिकली दोनों लोग का इसमें रोल था। और ये हुआ कब से कब? 3 से 5 नवंबर को हुआ, ऑर्गेनाइज्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है, टू प्रेजेंट इंडिया एज द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। और आपको पता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी 2023 को सेलिब्रेट किया गया है, तो उस चीज़ को भी यहाँ पे शोकेस किया गया है। पार्टनर कंट्री कौन है? नेदरलैंड। एंड फोकस कंट्री कौन है? जापान। और ये फर्स्ट एडिशन है, ये फर्स्ट एडिशन नहीं है, ठीक है। ये आपका आई गेस कौन सा एडिशन है मुझे देखना पड़ेगा। अगेन द फर्स्ट एडिशन वॉज हेल्ड इन 2017, क्योंकि बीच में 1-2 एडिशन हुए नहीं थे, ठीक है। आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट वैसे भी ये नहीं है, बट अभी ये जाना जरूरी है कि ये किस मिनिस्ट्री के तहत इंप्लीमेंट किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। ओके, अबाउट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इज़ अ गेटवे टू द इंडियन फूड इकोनॉमी। इसमें सारे के सारे स्टेक होल्डर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मतलब फूड प्रोसेसिंग, फूड इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर, प्रोड्यूसर। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है वन ऑफ अ काइंड गैदरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर्स, फूड प्रोसेसर्स, इन्वेस्टर, पॉलिसी मेकर, ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब फूड इकोसिस्टम। मतलब पूरे इकोसिस्टम में जितने भी स्टेक होल्डर हो सकते हैं सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करी जाती हैं, ठीक है। अगेन ये 3 to 5 नवंबर को कहाँ पे हुआ था? भारत मंडपम प्रगति मैदान, जहाँ पर G20 भी हमारा हुआ था, ठीक है। G20 के
मेन सेशंस हुए थे। राष्ट्रीय पोषण माह, ठीक है, पोषण माह है तो इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ही इसको इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। 6th राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर में पूरे मनाया गया, ठीक है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इट टॉक्स अबाउट द कंसर्निंग क्रिटिकल ह्यूमन लाइफ स्टेज अबाउट प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, ठीक है। द एम इज टू फॉस्टर न्यूट्रिशनल अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस इंडिया थ्रू द थीम सेंटर्ड ऑन सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। सुपोषित मतलब न्यूट्रिशनल रिच भारत, ठीक है। साक्षर एजुकेशन लिटरेसी भारत एंड सशक्त अच्छा एम्पावर्ड भारत, ठीक है। एजुकेटेड भारत, न्यूट्रिशनल रिच भारत, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल रिच इंडिया, एजुकेटेड इंडिया, एम्पावर्ड इंडिया। पोषण अभियान शुरू कब हुआ था? 2018 में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अच्छा देखो, 2 स्कीम्स होती हैं, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम। तो जिसमें सेक्टर स्कीम हो जाता है, एक होते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, एक होते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये तो देखो 100% फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं, और जो स्पॉन्सर्ड होते हैं वो सेमी फंडेड होते हैं, मतलब इसमें कुछ परसेंटेज स्टेट गवर्नमेंट करती है और कुछ परसेंटेज सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और इम्प्लीमेंटिंग भी स्टेट गवर्नमेंट ही होती है। इम्प्लीमेंटेशन भी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स कौन सी होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एम क्या है? 1000 दिन का एक विंडो बनाया जाएगा फ्रॉम चाइल्ड बर्थ, प्री एंड पोस्ट डिलीवरी सपोर्ट टू मदर एंड रिड्यूस माल न्यूट्रिशन। अच्छा, इससे क्या लगता है? सिर्फ इससे ये जो पोषण माह या फिर जो पोषण अभियान है, ठीक है, इससे आपका कंप्लीट जो गोल है, जो मोटो है, वो आपका एकम्प्लिश हो जाएगा? नहीं, इसको कई सेक्टर में, और देखो ये मेंस आंसर राइटिंग में भी आपको हेल्प करेगा। ये जो टॉपिक है मेंस आंसर राइटिंग में भी इसको कई फेज या कई सेक्टर वाइज इसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा, ठीक है। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं कैसे करा जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन बिटवीन एज ऑफ 0 to 6 ईयर्स, जिसमें एडोलसेंट गर्ल, प्रेग्नेंट विमेन एंड लैक्टेटिंग मदर फोकस करी जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चों का जो हेल्थ स्टेटस है इन पे बहुत निर्भर करता है। टू रेड्यूस एनीमिया, ठीक है, और अमंग यंग वुमेन एंड एडोलसेंट गर्ल, ठीक है, एंड यंग चिल्ड्रन, एंड इम्प्रूव बर्थ वेट, प्रिवेंट एंड रिड्यूस स्टंटिंग। आपको पता है भारत में ड्वार्फिज्म भी एक कहीं ना कहीं कह सकते हो कि अनवांटेड ग्रोथ हो जाती है, बॉडी की अलग तरीके से हो जाती है, और कई बार जो ग्रोथ होती है वो पूरी तरीके से रुक जाती है। तो स्टंटिंग कहीं ना कहीं उसको बोलते हैं। प्रिवेंट एंड रिड्यूस अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो बेसिकली ये जो पोषण अभियान है इसको स्टेज वाइज इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, 1000 दिन का विंडो बनाएंगे, नंबर 1। देखो मैं आपको कलर बदल के बताता हूँ। सबसे पहले तो 1000 दिन का एक विंडो बनाएंगे, नंबर 1। उसके बाद जो बच्चों का न्यूट्रिशनल स्टेटस है इसको इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद एनीमिया को रिड्यूस करने के लिए अभियान चलाया जाएगा, फिर स्टंटिंग को लेके अभियान चलाया जाएगा, और फाइनली अंडर न्यूट्रिशन को भी यहाँ पे टारगेट किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी एजेंसीज़ भी हेल्प होंगी, जिसमें आपको पता है आंगनवाड़ी का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। तो फॉर दैट, फॉर मैक्सिमाइजिंग द न्यूट्रिशनल आउटकम्स, गवर्नमेंट हैज लॉन्च सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.2। इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ ICDS, पोषण अभियान, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल एंड नेशनल क्रैच स्कीम। क्रैच मतलब जो शिशु गृह बनाते हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके से छोटे बच्चों के लिए क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, ठीक है, शिशु गृह बनाते हैं, ठीक है, अंडर नेशनल क्रैच स्कीम। अच्छा, ICDS क्या है? ICDS इज़ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मतलब एक चाइल्ड के ओवरऑल डेवलपमेंट में जो सारे चीज़ें ज़रूरी हैं, चाहे उनके फूड की हों, चाहे उनके हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाएगा। और इसमें आपकी लड़कियों के लिए अलग से, छोटे बच्चों के लिए अलग से, माताओं के लिए अलग से, उनके हेल्थ इकोसिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से यहाँ पे डेवलप करी जाएंगी। और सक्षम आंगनवाड़ी का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है। आंगनवाड़ी में पता आपको आशा महिलाएँ होती हैं, वो यहाँ पे काफ़ी हेल्प करती हैं, ठीक है। PM यशस्वी स्कीम देख लेते हैं। PM यशस्वी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, ठीक है। ये एक प्रकार की स्कॉलरशिप स्कीम है। PM यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड फॉर वाइब्रेंट इंडिया फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड अदर्स, ठीक है, मतलब ये एक OBC एंड EBC लोगों के लिए ये स्कीम है।
ठीक है, ये ओबीसी एंड ईबीसी लोगों के लिए स्कीम है और उसमें भी यंग अचीवर्स, ठीक है। इसमें दिया क्या जाएगा, इसमें होगा क्या, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मैंने आपको बताया, फॉर प्रोवाइडिंग टॉप क्लास एजुकेशन टू ओबीसी एंड ईबीसी एंड डीएनटी। डीएनटी मतलब डी नोटिफाइड नोमैडिक्स एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, ठीक है, बेसिकली ट्राइबल लोगों के लिए भी ये है। ईबीसी और ओबीसी में फ़र्क क्या होता है, बहुत लोग पूछते हैं, तो मैं एक बात बताऊँ, ओबीसी तो आपको पता ही है, इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना। ईबीसी मतलब क्या है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ दोज ग्रुप विच आर नॉट स्पेसिफाइड इन एनी वे, जैसे फॉर एग्जांपल एसटी एससी वो नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो ओबीसी नहीं होने चाहिए, और कहीं किसी और प्रकार की नोटिफाइड कैटेगरी वो नहीं होनी चाहिए। अगर ये इन किसी ग्रुप में वो नहीं आती हैं और उनकी आर्थिक स्थिति इकोनॉमिकली वो काफ़ी वीक हैं, तो उस ग्रुप को ईबीसी, बेसिकली इन शॉर्ट बोलें तो जनरल कैटेगरी में आने वाले लोग जो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, ठीक है। अगर मैं इन जनरल सेंस में बात करूं तो जनरल कैटेगरी में आने वाले लोग जो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं उनके लिए भी ये स्कीम है। पर फाइनेंशियली वीक की भी क्राइटेरिया है, ये नहीं 8 लाख, वो ईडब्ल्यूएस से आप लोग उसको मत कनेक्ट करिएगा, ये 8 लाख वाला स्कीम नहीं है कि आपकी घर की इनकम या फैमिली इनकम 8 लाख से तो कम है तो यू विल बी अप्लाइड, नहीं, यहाँ पे 8 लाख क्राइटेरिया रखी जाती है। जनरली 1 से 2 लाख माना जाता है ईबीसी कैटेगरी को, इन जनरल आई एम सेइंग, ठीक है। आगे देखते हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगा, अगेन द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये किस मिनिस्ट्री में आता है, सेम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखो मिनिस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्कॉलरशिप अंडर द स्कीम विल बी अवेलेबल फॉर स्टडीज़ इन इंडिया ओनली, ऑब्वियसली बात है, इंडिया के लिए ही होना ही चाहिए, एंड विल बी अवॉर्डेड बाय द सेंटर। अच्छा, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ये 100% फंडेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। उड़ान 5.2 देख लेते हैं। देखो उड़ान आपको पता है, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। ये हमारी नेशनल एविएशन पॉलिसी के तहत इसको 2016 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और आज इसका जो सीरीज़ है वो उड़ान 5.2 तक पहुंच गया है। तो 5.2 को देख लेते हैं। रीजनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए 5.2 को लाया गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ें बस समझ लो ये हैं, इसमें ना हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट से चीज़ों को 2 जगहों को कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, बट एक बड़ी एयरक्राफ्ट या फिर बड़े एविएटिंग व्हीकल से आप उस चीज़ को डिमांड को मीटअप नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स, और वो हेलीकॉप्टर भी आपके छोटे होने चाहिए, जैसे 9 सीटर या 20 सीटर, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या है डिटेल में। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लॉन्च रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक उड़ान 5.2 इन खजुराहो, ठीक है, खजुराहो मध्य प्रदेश ऑन जुलाई 25। इन द सेम इवेंट 5th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट, हेली समिट बोलते हैं, was jointly organized by the Ministry of Civil Aviation in association with Government of Madhya Pradesh, Pawan Hans Limited, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, मतलब फिक्की। थीम क्या था, रीचिंग द लास्ट माइल रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड एयरक्राफ्ट। मैंने बताया ना, हेलीकॉप्टर से हमें कनेक्ट करना है 5.2 में। 5.2 इज लॉन्च फॉर एनहांसिंग द कनेक्टिविटी इन रिमोट, मैंने बोला कुछ उन छोटी और दूर दराज की जगहों और रीजनल एरियाज़ को कनेक्ट करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है थ्रू स्मॉल एयरक्राफ्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5.2 स्मॉल एयरक्राफ्ट, ये कीवर्ड है। उड़ान 5.2 स्मॉल एयरक्राफ्ट, स्मॉल एयरक्राफ्ट में ऑब्वियसली हेलीकॉप्टर ही सबसे पहले दिमाग में आता है, ठीक है। सच एज 1A एंड कैटेगरी 1 के जितने भी हेलीकॉप्टर्स होते हैं, लेस देन 20 सीट इसमें आप जनरली देखो पिलग्रिम एरियाज़ और जो हमारे माउंटेनियस एरियाज़ हैं उन पे ज़्यादा फोकस करा जा रहा है। स्कीम इज़ इंट्रोड्यूस फॉर द हेलीकॉप्टर सर्विसेज अंडर द वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग एक प्रकार की फंडिंग होती है जहाँ पर आप समझ लो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता है, बट गवर्नमेंट की तरफ से फंड करके उसको इकोनॉमिकली वायबल बनाया जाता है। 22 न्यू रूट्स पे है और हेली सेवा मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था। तो देखो इतना कुछ हमें नहीं दिमाग में याद रखना, इतना समझो कि उड़ान 5.2 स्मॉल एयरक्राफ्ट जनरली जो कि हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, हेलीकॉप्टर से कनेक्ट किया जाएगा 2 एरियाज़ को जो कि रिमोट एरियाज़ होंगे, ठीक है। इसमें आप 1 जो कि लेस देन 9 सीट्स और
1A और कैटेगरी 1 के हेलीकॉप्टर्स आते हैं जिसकी लेस देन 20 सीट्स होते हैं। अब इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है, 2 होती है, मोर देन 20 सीट्स, 3 होती है, 5 होती है, मतलब अलग अलग इसमें कैटेगरीज होती हैं, 80 सीट, 90 सीट, ठीक है। फिर वो तो प्रॉपर एयरक्राफ्ट हो जाते हैं, फिर वो एयरप्लेन की कैटेगरी में आते हैं, हेलीकॉप्टर नहीं रह जाते हैं। अच्छा, इसमें उड़ान 5.1 के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। उड़ान 5.1 में क्या था, एन इंक्रीज इन द स्कोप ऑफ ऑपरेशन फॉर द ऑपरेटर्स, मतलब उड़ान 5.1 ऑपरेटर्स के लिए था, ठीक है। ऑपरेटर्स के लिए भी क्यों था, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एक होता है बिजी एरिया जहाँ को जाने के लिए बहुत जगहों से डिमांड होती है, पर वहाँ से छोटे जगहों पे, फॉर एग्जांपल इफ़ आई गिव यू एग्जांपल, जैसे मान लो कि मुंबई है, तो मुंबई पता है आपको, एक ये हमारी फाइनेंशियल राजधानी है, तो भारत के बहुत छोटे 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 जगहों से यहाँ पे डिमांड है जाने की, ठीक है, पर रिटर्निंग डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो इस चीज़ को मीटअप करने के लिए एन इंक्रीज इन द स्कोप ऑफ ऑपरेशंस फॉर ऑपरेटर्स वेयर इन द स्कीम विल नाउ अलाउ रूट्स वेयर वन ऑफ द ओरिजिन और डेस्टिनेशन लोकेशन इज इन प्रायोरिटी एरिया, ताकि ऑपरेटर्स को भी कुछ अच्छी आमदनी हो पाए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद aircraft caps have been reduced by as much as 25% to make flying in helicopters more affordable for passengers, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो प्रायोरिटी एरिया है ना, अब जैसे मान लो केदारनाथ धाम हो गया, अयोध्या धाम हो गया, अभी आपको पता है अयोध्या में भी हेलीकॉप्टर सर्विसेज शुरू हो चुकी हैं, केदारनाथ धाम, अयोध्या धाम, फिर आपका बद्रीनाथ धाम, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अब हेलीकॉप्टर सर्विसेज बहुत ही तरीके से इसको सर्विस में लाया गया और लोग इसका लुत्फ़ उठा भी रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन छोटे छोटे, आई एम नॉट सेइंग छोटे छोटे, इन प्रायोरिटी एरियाज़ में हेलीकॉप्टर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन को ईजी बनाया गया है, एक्सेसिबल बनाया गया है, और 5.1 में ऑपरेटर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक चीज़ों को रखा गया है ताकि उनका भी कोई लॉस ना हो। 5.0 में क्या था, 5.0 में क्या था, द गवर्नमेंट ऑन अप्रैल 21 लॉन्च द फिफ्थ राउंड ऑफ रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम फॉर फर्दर इनहेंस ऑफ कनेक्टिविटी टू रिमोट एंड रीजनल एरियाज, अगेन रिमोट एंड रीजनल एरिया। दिस राउंड ऑफ उड़ान फोकसेज ऑन कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। मैंने बोला था ना कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती जाती हैं, ठीक है। तो इसमें 80 सीट और इसमें मोर देन 80 सीट। द अर्लियर स्टेज लेंथ कैप ऑफ 600 किलोमीटर इज वेव्ड ऑफ एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ द फ्लाइट। पहले क्या था ना कि ये जो छोटी छोटी फ्लाइट्स होती थी, मैं कलर बदल लेता हूँ, ये जो छोटी फ्लाइट्स हैं, ये 80 और ये 20 से 80 सीट वाली, ये जनरली 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, जैसे लखनऊ से गोरखपुर हो गया, फिर गोरखपुर से वाराणसी हो गया, लखनऊ से इलाहाबाद हो गया, ऐसे सिर्फ ये फ्लाई करती थी, ठीक है। लखनऊ से गोरखपुर, फिर गोरखपुर से वाराणसी, वाराणसी से प्रयागराज, प्रयागराज से लखनऊ, बस ये छोटे छोटे एरियाज़ में फ्लाई ऑफ करती थी। बट अभी इस पर ये जो कैपिंग है हटा दी गई है। इसको कैसे किया गया, अगेन सेम वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत किया गया है, फॉर बोथ प्रायोरिटी एंड नॉन प्रायोरिटी एरिया। इसमें देखो 5.0 में दोनों आ गए, नॉन प्रायोरिटी एरियाज़ भी आ गए, ठीक है, विच वॉज अर्लियर कैप्ड एट 500 किलोमीटर। तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं, चलो यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ कि 5.2 में क्या था। 5.2 में था कि जो स्मॉल एरियाज़ होंगे, ठीक है, जो स्मॉल एरियाज़ या फिर रिमोट एरियाज़ होंगे उसको हेलीकॉप्टर की मदद से कनेक्ट करेंगे। ये हो गया क्लियर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। 5.1 में क्या था, ये जनरली ऑपरेटर्स के लिए था कि इनको भी कुछ अच्छी आमदनी हो जाए, इनकी भी कुछ अच्छी आमदनी हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रायोरिटी एरिया रखेंगे जहाँ पे लोग जाते बहुत हैं, और बाकी एक लोकल एरिया रखेंगे, तो एक तरीके से इनकी भी आमदनी अच्छी हो जाएगी। और 5.0 में क्या था कि पहले था कि छोटे छोटे जो एरियाज़ थे वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते थे, ठीक है, सिर्फ छोटे छोटे एरियाज़। बट अभी क्या है कि छोटे एरियाज़ के बजाय दूरी मोर देन 500 किलोमीटर की एरियाज़ को भी अब कनेक्ट कर दिया जाएगा 20 प्लस से लेके 80 प्लस सीटर्स के हेलीकॉप्टर्स या फिर एयरप्लेन्स में भी, ठीक है। आई होप आपको मैंने तीनों शॉर्ट में बता दिया और काफ़ी ईजिली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक करके वापस से आप इसको प्ले करके सुन लीजिएगा, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
आउटकम क्या निकला? अच्छा, ये अगेन उड़ान स्कीम क्या है पहले इसको देख लेते हैं। स्कीम वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ऑब्वियसली इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016। मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट ये आते ही एक एविएशन पॉलिसी लॉन्च की थी 2016 में, जिसमें इनका टारगेट ये था कि सिर्फ देश के कुछ चुनिंदा बड़े शहर ही और राजधानी ही नहीं आपस में कनेक्ट होंगे, छोटे छोटे शहरों को भी इसको कनेक्ट किया जाएगा। देखो हम लोग यूपी पीसीएस से रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, पर ये कहीं ना कहीं नेशनल अफेयर से भी नेशनल लेवल के अफेयर में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये कंटेंट बन रहा है। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि पहले यूपी में जनरली आप दिखते थे, जनरली क्या सिर्फ लखनऊ एयरपोर्ट था, वाराणसी एयरपोर्ट था, जो कि अच्छे तरीके से रन करते थे, ठीक है। बाद में लखनऊ एयरपोर्ट और वाराणसी एयरपोर्ट के बाद आपको गोरखपुर एयरपोर्ट 2013 से दिखा, 2013 फिर 14 में थोड़ा सा और बेहतर हुआ, और आज पूरे आप एरिया में देखोगे तो लखनऊ के साथ प्रयागराज भी है, कानपुर भी है, बरेली भी शुरू हो गया, सहारनपुर में काम हो रहा है, आजमगढ़ में काम हो रहा है, अयोध्या तो आपको पता है इंटरनेशनल है, फिर कुशीनगर इंटरनेशनल है, जेवर में काम हो रहा है, चित्रकूट में काम हो रहा है, आगरा में काम हो रहा है। आप मतलब यू जस्ट, आजमगढ़ में मैंने बता ही दिया काम हो रहा है, यू जस्ट नेम इट, एट एवरी 100 to 150 किलोमीटर यू विल गेट एन एयरपोर्ट इन यूपी। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से लोकल लेवल पे भी ट्रांसपोर्ट को बेस्ट वे में प्रेजेंट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे देखो बहुत ज़्यादा जो क्राउड सड़कों पे है, ठीक है, रोड एंड रेल ट्रेवल, ठीक है, इसमें आपको पता है बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, ठीक है, ये चीज़ें भी हम कहीं ना कहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो दीज आर द थिंग्स, इसमें फेयर्स को भी काफ़ी ध्यान में रख के इन चीज़ों को लॉन्च किया गया है। तो ये सारी चीज़ें थी नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 में। इसका आउटकम क्या निकला? द नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 74 to 141, दुगनी से भी आज के टाइम में ज़्यादा हो गया। सब कुछ नहीं याद रख सकते हैं कि 62 एयरपोर्ट, 9 हेलीपोर्ट्स एंड 2 वाटर एयरड्रोम्स हैव बीन कनेक्टेड विद उड़ान स्कीम। ये आपको पता है हर 2 महीने में 2-3 नए एयरपोर्ट का कहीं ना कहीं इनॉग्रेशन, या फिर उनका आप कह सकते हो कि इनॉग्रेशन के साथ ही साथ उनका डेवलपमेंट चालू हो जा रहा है। तो अगेन दिस कुड नॉट बी रिमेंबर्ड एट ऑल टाइम, बिकॉज ये एक काफ़ी रनिंग और डायनेमिक टॉपिक है। इतना समझना है कि उड़ान स्कीम क्या है, मिनिस्ट्री कौन सी है, उड़ान 5.2 क्या था, 5.1 क्या था, 5.0 क्या था, ओवरऑल ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। विथ 4 to 25 new routes initiated, Udan has provided air connectivity to more than 29 states UT across the country। बचा ही नहीं, सबके सब कनेक्टेड हो गए हैं। मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई गेस इससे एक एग्ज़ाम में एक पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है, हाल फिलहाल में, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, ये क्या है। अमृत कलश यात्रा निकाला गया है। ये बेसिकली this campaign is to honor the शहीद मार्टियर ब्रेव हार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, जो शहीद हैं उनको ऑनर करने के लिए इस स्कीम को बेसिकली लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस स्कीम को कैंपेन को लॉन्च किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है सजेस्टेड दैट मेरी माटी मेरा देश कैंपेन गिव ट्रू वैल्यू टू इट्स टैगलाइन, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। The campaign included various programs across the country to remember the brave hearts, that is Veers। अमृत कलश यात्रा क्या, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ मेरी माटी मेरा देश, एन अमृत कलश यात्रा वॉज टेकन आउट। दिस अमृत कलश यात्रा रीच्ड दिल्ली, ठीक है, पूरे देश से ये शुरू हुआ और दिल्ली पहुंचा, कैरिंग 7500 कलश फ्रॉम विलेजेस एंड वेरियस कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। मतलब देखो मेरी मिट्टी मेरा देश, ये जो कैंपेन है बेसिकली हमारे जो मार्टियर्स हैं, हमारे जो शहीद हैं, उनको ऑनर करने के लिए ये कैंपेन शुरू किया गया था। 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स, अगेन ये अवार्ड है तो आपको सारे नाम नहीं याद रखने, कुछ मेन हमें नाम याद रखने। सबसे पहले तो एक इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है, इसको डिक्लेयर करने वाली मिनिस्ट्री कौन सी है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। डिपार्टमेंट देख लेते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रिवर डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ गंगा रिजुवेनेशन, ठीक है। गंगा रिजुवेनेशन, वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट। तो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रिवर डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्स, एंड ये क्या है, गंगा रिजुवेनेशन, ठीक है। नेशनल वाटर अवार्ड्स दिया गया है। बेस्ट स्टेट मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, बिहार। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, नमक्कल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। हर एक डेटा याद नहीं रख सकते हैं, बस हम फर्स्ट याद करके चलते हैं। बेस्ट स्टेट मध्य प्रदेश था, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट गंजम डिस्ट्रिक्ट था, बेस्ट विलेज पंचायत जगन्नाथपुरम विलेज पंचायत, भद्राद्री कोठागुडम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, ठीक है।
बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी चंडीगढ़ एंड इंदौर, बेस्ट मीडिया एडवांस वाटर डाइजेस्ट प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा, और बेस्ट स्कूल जमियतपुरा प्राइमरी स्कूल महसाणा गुजरात, ठीक है, महसाणा, और KGBV स्कूल चागल मर्री नांडियाल AP। अवार्ड फॉर द बेस्ट इंडस्ट्री कन्फर्ड ऑन बरौनी, अच्छा सबसे बेस्ट इंडस्ट्री किसको दिया गया, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बेगूसराय बिहार में। और द बेस्ट अवार्ड फॉर NGO, मतलब अवार्ड फॉर द बेस्ट NGO ये गया किसको, अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान। और अवार्ड फॉर द बेस्ट इंडस्ट्री फॉर CSR, मतलब किसने सबसे अच्छा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया अच्छे तरीके से, वो गया है HCL नोएडा, ठीक है। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, हॉलमार्क का नाम सुनते आप समझ गए कि ये कहीं ना कहीं ज्वेलरी से रिलेटेड हमारा, ठीक है, ज्वेलरी से रिलेटेड हमारा ये न्यूज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि BIS हैड प्रोहिबिटेड द सेल ऑफ हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिफैक्ट्स विदाउट 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब अब आप कोई भी ज्वेलरी खरीदने जाओगे तो उसमें एक 6 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क HUID होना चाहिए। एक प्रकार से हर एक ज्वेलरी का अपना एक आधार कार्ड नंबर टाइप का HUID में होगा। टिल डेट द ओल्ड हॉलमार्क्ड ज्वेलरी विथ 4 मार्क्स विदाउट HUID वॉज ऑल्सो परमिटेड टू बी सोल्ड बाय द ज्वेलर्स अलॉन्ग विथ 6 डिजिट HUID। अभी तक क्या था, मतलब 31 मार्च तक क्या था कि आप जो 4 मार्क्स होते थे, ठीक है, शुद्धता की पहचान टाइप ऑफ, तो दैट वाज अलाउड। बट उसके बाद अब क्या है कि 31 मार्च के बाद इफ़ यू आर गोइंग टू बाई यू हैव टू, मतलब यू नॉट द सेलर हैव टू सेल ओनली दोज विच हैज़ HUID, एंड आपको भी वही लेना चाहिए जिसमें HUID नंबर दिखे। अब थोड़ा सा हॉल मार्किंग क्या होती है उसको देख लेते हैं। ओके, hallmarking scheme for jewelry was started by BIS in 2000. 6 digit HUID was introduced on 1st July 2021 and all articles hallmarked post 1 July have to be hallmarked with HUID only, ठीक है। After introduction of HUID, hallmark consists 3 marks, that is BIS logo, purity of article and 6, मतलब पहले 4 चीज़ें थी, अब उसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं। क्या है, BIS का लोगो होता है, ठीक है, आपको पता है BIS का लोगो, ठीक है। फिर प्योरिटी ऑफ हॉलमार्क थोड़ा सा ऐसे ग्रीन कलर का कुछ ऐसे एक बना होता है, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली ग्रीन, मतलब एक आपको प्योरिटी का बना रहता है सिंबल वहाँ पे, और 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक HUID, ठीक है। नीम हंस AHT कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ एक्शन प्रोग्राम, ये देख लेते हैं। नीम हंस आपको पता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, ठीक है, ये बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है। जैसे एम्स है फॉर मेडिकल साइंसेज, मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के लिए नीम हंस बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है हमारे देश में। ये और एक NGO जिसको बोलते हैं आश्रय हस्त ट्रस्ट, ये दोनों मिलकर मेंटल हेल्थ एक्शन प्रोग्राम पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं, उसी को बोला गया नमन। और कुछ नहीं जानने का है इसमें खास। नमन मतलब नीम हंस, फिर ये N से हो गया नीम हंस, और A से हो गया आश्रय हस्त ट्रस्ट, तो A और MAN का मतलब मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान, ठीक है, मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान, ये हो गया आपका मेंटल हेल्थ एक्शन प्रोग्राम फॉर रूरल कम्युनिटीज़, ठीक है। इसमें होगा क्या, अच्छा, ये इम्प्लीमेंटिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है इसमें, एम्स ऋषिकेश। द 2 तालुक्स दैट आर सेलेक्टेड फॉर द इम्प्लीमेंटिंग नमन आर मुंसियारी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, और एक बेलूर तालुक है हसन डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक, ठीक है, ठीक है। और एम्स ऋषिकेश विल जॉइन हैंड्स विद द नीम हंस टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, ठीक है। नमन प्रोग्राम को थोड़ा सा और देख लेते हैं। नमन इंटेंट्स टू प्रोवाइड, थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पे भी सरकार थोड़ा सा काम कर रही है। ये कोविड के बाद बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है मेंटल हेल्थ, और है भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसे बात करना चाहिए, आज भी ये टैबू बन के रहा है, बट आई फील कि कभी मुझे भी समय मिलेगा तो मैं भी मेंटल हेल्थ पे आप लोगों के सामने कुछ टॉपिक लेकर आऊँगा। मेंटल हेल्थ इज़ वेरी ब्रॉड टॉपिक जिसे बात करना चाहिए, चाहे एक स्टूडेंट के लिए हो। मेंटल हेल्थ इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट, फॉर एस्पिरेंट्स, फॉर फॉर एस्पिरेंट्स, फॉर हाउस होल्ड लेडी, ठीक है, ठीक है, होम मेकर्स बेसिकली, ठीक है, इवन द जॉब पर्सनस, हर व्यक्ति के लिए आज मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी शुड टॉक अबाउट दैट। जितना हम बात करेंगे तभी चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब ईजी टू डाइजेस्ट होंगी। तो इसको पहले देखते हैं, व्हाट इज नमन प्रोग्राम। नमन प्रोग्राम इंटेंड्स टू प्रोवाइड प्रमोटिव, प्रिवेंटिव, थेरेपेटिक एंड रिहेबिलिटेटिव care to the entire population of the targeted तालुक्स by utilizing the community's existing human resources। मतलब कुछ नया नहीं करेंगे, बस तरीके से करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे कि एक प्रमोटिव
चीज़ों को पहले प्रमोट करेंगे, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है, मेंटल वेल बीइंग, देन प्रिवेंटिव, ताकि कोई दिक्कत इन फ्यूचर ना आए, ठीक है, कोई सिंड्रोम देखने को ना मिले, थेरापेटिक इफ नीडेड एंड रिहेबिलिटेटिव केयर इफ नीडेड टू एंटायर पॉपुलेशन ऑफ दैट टारगेट तालुक्स। इट विल बी इम्प्लीमेंट इन 4 स्टेजेस ओवर द 3 ईयर पीरियड। तो ये शुरुआत कब, ये शुरुआत किया गया है आपका, हाँ, ये शुरुआत किया गया है आपका अप्रैल 2023, तो ये 2026 तक इसको प्रोग्राम करा जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। आपको पता है कि हमारा INDC है, ठीक है। INDC क्या है? वन ऑफ द INDC इज नेट जीरो एमिशन बाय 2070। एनर्जी यूज हैज़ डबल्ड इन द लास्ट 20 ईयर्स एंड इज लाइकली टू ग्रो एटलीस्ट बाय 25%। बहुत ज़्यादा है। भारत अपना 40% जो एनर्जी इंपोर्ट है वो बाहर से ही मंगा, जो एनर्जी है वो इंपोर्ट ही कराता है, और दैट कॉस्ट अस अराउंड $90 बिलियन। ये बहुत ही बड़ी रकम है, ठीक है। इन दिस कंटेक्स्ट यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, और इसको भी हम लोग फेज़ वाइज में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ना, बहुत तरीके से इसको आगे लेके जाने वाले हैं, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। अप्रूव किसने किया? ऑब्वियसली यूनियन कैबिनेट, ठीक है। ये कब अप्रूव हुआ? न्यू ईयर के टाइम हुआ था 2023 की हाईलाइट देख लेते हैं। द मिशन इज proposed to be implemented in a phased manner, focusing initially on deployment of green hydrogen in sectors that are already using hydrogen। पहले तो वहाँ पे होगा सबसे पहले जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन को यूज़ किया जा रहा है, एंड एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाएगा जहाँ पे R&D हो सके और पायलट प्रोजेक्ट में इसको इस्तेमाल करा जा सके। तो पहला फेज़ 23 से 26 होगा, सेकेंड फेज़ 27 से 30 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इनिशियल आउटले फॉर द मिशन विल बी 19,744 करोड़। तो मतलब काफ़ी अच्छी इसमें आप फंड को इस्तेमाल करा जा रहा है, काफ़ी एक अच्छा अमाउंट इस्तेमाल करा जा रहा है। इसके सब कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, साइट प्रोग्राम। साइट मतलब स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। तो इसमें पहले हम वो टारगेट करेंगे कि सबसे पहले तो हम अपने ही देश में इलेक्ट्रोलाइजर बनाएं, ठीक है। सबसे पहले तो अपने ही देश में इलेक्ट्रोलाइजर्स को बनाएं। तो 2 डिस्टिंक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव मैकेनिज्म टारगेटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइजर एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। फिर पहला हो गया पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, उसको उस सेक्टर पे हम फोकस करेंगे जहां पे ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो सकता है इंस्टेड ऑफ एनी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये हो गया आपका पायलट प्रोजेक्ट। फिर R&D प्रोजेक्ट पे भी हम फोकस करेंगे। देखो किसी भी, आपको एक बात बता दूं, कोई भी थोड़ा सा मुझे जगह मिल जाए, हाँ, कोई भी मिशन अगर आप शुरू कर रहे हो नेशनल लेवल पे, तो उसको आपको स्टेज वाइज बांटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो आप कोशिश करोगे, बहुत बड़ा मिशन है ग्रीन हाइड्रोजन, कोई हल्का छोटा सा मिशन तो है नहीं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। तो आप कोशिश करोगे पहले कि जहाँ पे ऑलरेडी हम ग्रीन हाइड्रोजन को सही तरीके से बिना किसी हैज़र्ड के, बिना किसी हैपहैज़र्ड के इस्तेमाल कर सके, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। दूसरा, हम उसके R&D पे काम करें, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करें, और एक इकोसिस्टम बनाएं और लोगों को एजुकेट कर सके, इवन खास करके इंडस्ट्री एजुकेट कर पाएँ। इंडस्ट्री एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्री को एजुकेट कर पाएँ कि क्या इंपॉर्टेंस है ग्रीन हाइड्रोजन का, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बहुत कुछ है इस पर डिस्कस करने के लिए। उसके बाद हम कोशिश करें कि ऑलरेडी जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं रिप्लेस कर पाएँ, और फिर एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे ये चीज़ें ईजी एक्सेसिबल हो, फीजिबल हो, और कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, ठीक है, फिजिबिलिटी एंड इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द थिंग जो फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन आपको देखने को मिलता है, किसी भी आप क्षेत्र की बात करो, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक आप ये इसी तरीके से मेंस में भी आंसर राइटिंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कंटेंट में क्या है। कंटेंट में ये है, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसको फेज़ वाइज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उसमें हम लोग कुछ सब मिशंस हैं। साइड प्रोग्राम मैंने बताया कि पहले तो हम इलेक्ट्रोलाइजर को मैन्युफैक्चर करें और ग्रीन हाउस को प्रोड्यूस करें। दूसरा क्या है, कुछ पायलट छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे इसको सक्सेसफुल करके देखें, ठीक है। उसके बाद R&D प्रोजेक्ट पे हम लोग ज़्यादा काम करें, और एंड में स्किल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, आपको पता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का बहुत ही कह सकते हो कि सेंटर और एक मुद्दा रहता है, काफ़ी केंद्र में ये मुद्दा रहता है उनके, ठीक है। कैबिनेट अप्रूव सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, अगेन ये देखो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, यानी कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है, ठीक है। इसको अप्रूव किया गया फरवरी में, कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव हुआ, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2026 तक इसमें भी 4800 करोड़ एलोकेट किए गए फाइनेंशियली, ठीक है। द प्रोग्राम इन्वेसेजेस ऑफ कवरेज ऑफ बॉर्डर विलेजेस ऑन नदर्न बॉर्डर हैविंग स्पार्स पॉपुलेशन, बहुत ही जैसे मान लो ये पूरा गांव है तो कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ, मतलब बहुत ही अलग अलग दूर छिटके हुए हैं सारा पॉपुलेशन, तो इनको कंसंट्रेट करना और प्रॉपर डेवलपमेंट लेकर आना, मतलब एक तरीके से सेक्टोरल डेवलपमेंट करके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चीज़ों को इम्प्रूव करना। लिमिटेड कनेक्टिविटी जहाँ पे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे ना के बराबर हो, विच ऑफन गेट लेफ्ट आउट फ्रॉम द डेवलपमेंट गेन्स, ठीक है। इट विल रिवर्स द आउट माइग्रेशन बहुत होता है फ्रॉम दीज विलेजेस, एडिंग टू इम्प्रूव सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर, ठीक है। तो अब ये जो आउट माइग्रेशन हो रहा है गांव से बाहर को, अब वो बाहर से गांव को होगा, तो वहाँ जब ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ डेवलपमेंट होगा, तो वहाँ पे बेसिक सुख सुविधाएं, वहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ को फुलफिल करेगी गवर्नमेंट, एंड इवेंचुअली इट विल हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर्स, ठीक है। ये बॉर्डर पे प्रोटेक्शन हमारा काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। दिस स्कीम विल प्रोवाइड फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रिएशन ऑफ लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली these such a huge chunk of fund that is allocated for the VVP, Vibrant Village program, it will help in development of essential infrastructure, creation of livelihood opportunities in 19 districts and 46 border blocks, that is in 4 states and 1 UT, ठीक है, along the northern land border. In first phase 663 villages will be taken up, ठीक है। Vibrant village action plan will be created by the district administration with the help of ग्राम पंचायत। मैंने बताया था ना कि इसमें लोकल लेवल और स्टेट लेवल पे भी हेल्प और इम्प्लीमेंटेशन का पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होगा। 100% सैचुरेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स विल बी इंश्योर्ड, ठीक है। इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज लेक्चर। सो बेसिकली हमने टॉपिक ए को भी पढ़ लिया है, ठीक है। हमने टॉपिक ए को भी पढ़ लिया है, टॉपिक बी को भी हमने पढ़ लिया। पहले में हमने देखा कि जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, जो नेशनल करंट इवेंट्स हैं, उसको हमने मुद्दे में देखा, ठीक है। पहला हमने पॉलिटिकल अफेयर्स को सामने रखा, दूसरा हमने नेशनल स्कीम्स को आज हमने देख लिया, ठीक है। ऐसे ही मैं टॉपिक वाइज सारे के सारे आय दृष्टि में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं मैं इसको कवर कराऊंगा, और इवेंचुअली एक हफ्ते के अंदर मैं कोशिश करूंगा सारा का सारा कंप्लीट बुक करा दी जाए। एक हफ्ते के पहले ही मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट बुक करा दी जाए, ठीक है। उसके बाद में आपको करंट अफेयर में और जो चीज़ें रह गई हैं इस बुक में, ठीक है, वो जो एड ऑन होंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर कराऊँगा, ठीक है। सो आई होप यू आर लाइकिंग दिस, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब the channel, do subscribe, and please comment below your feedbacks and the question I have asked in the lecture. Thank you so very much. Jai Hind.